अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। आज इसका छठा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में आपको पता है कि हमने इन्वेस्टर गाइड को ही डिस्कस करना शुरू किया था, उसका वॉल्यूम 1 डिस्कस किया। आज हम उसका वॉल्यूम 2 डिस्कस करने वाले हैं, इन्वेस्टर गाइड का। वॉल्यूम 2 को मैं स्टार्ट पहले कर चुका हूँ, ठीक है, उसे ही कंटिन्यू करूँगा। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने कुछ ग्रॉसरी की डेफिनेशंस देखी थी, टर्म्स सीखी थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यूज़ होने वाली। आज हम वॉल्यूम 2 को फर्दर कैरी ऑन करेंगे। वॉल्यूम 2 को लास्ट लेक्चर में हमने इक्विटीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इक्विटीज़ पर डिस्कशन भी की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू ट्रेड। कि जब आप ट्रेड करना चाहते हों, जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हों, याद रखें ट्रेडिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपके स्टॉक ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करवाना। स्टॉक ब्रोकर आपको पता है स्टॉक मार्केट से लिंक करता है और उनकी जॉब यही होती है कि वो बेस्ट प्राइस अवेलेबल पे आपका स्टॉक या तो बाय करके दें या फिर सेल करके दें, ठीक है। अपने स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर को सबसे पहले ये देखें कि वो लाइसेंस्ड है या नहीं है। अब ये लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर कहाँ से मिलेंगे? आपको लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर की लिस्ट मिल जाएगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में से आप अपनी सर्विसेज के मुताबिक, आपके रिक्वायर्ड सर्विसेज के मुताबिक स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट कर लें। नंबर 2 पॉइंट है जी मैकेनिक्स ऑफ शेयर डीलिंग। वो कहते हैं कि बहुत से रास्ते होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। या आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में, या फिर आप इन्वेस्ट करेंगे यूनिट ट्रस्ट के अंदर, या फिर आप इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मुराद वो म्यूचुअल फंड्स हैं। और म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आप फंड्स को एलोकेट करके आप इन्वेस्ट करते हैं किसी एक कंपनी में, जिसमें आप इंडिविजुअली तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप हेल्प लेते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स की, तो पूल ऑफ फंड्स में मिलकर किसी एक सिक्योरिटी में आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं जी। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है। आप उस फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ लें और पढ़ने के बाद उनमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी टैक्सेशन की टर्म्स वगैरह लिखी गई हैं उससे भी पढ़ लें। और फिर साथ में आप ये भी इंस्ट्रक्शंस दें कि ये अकाउंट जो है आपकी कंसेंट के अलावा ऑपरेट नहीं किया जा सकता। स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं कि आपकी कंसेंट के बिना आपके स्टॉक्स को सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग में जो इन्वेस्टर होता है उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं होती, बल्कि आपका स्टॉक ब्रोकर ख़ुद अपने ब्याह पर उसकी सेल एंड परचेज करके, ट्रांजैक्शंस करके उससे पैसे कमा रहा होता है। फिर है बाइंग एंड सेलिंग डायरेक्टली। अब आप डायरेक्टली शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली परचेज़ करेंगे तो आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप आईपीओस भी पढ़ चुके हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, अभी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। वो या तो डायरेक्ट कंपनी भी इशू कर सकती है या फिर वो अपने बैंक के थ्रू करवाता है। लेकिन जब भी आप अपने शेयर्स परचेज़ करें तो आप उसमें कुछ चीज़ें कंफर्म कर लें, जिसमें नेम एंड नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी है और जिस डेट को ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया वो डेट है, ठीक है। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया उस डेट को, नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को, स्पॉट, रेडी, फॉरवर्ड, आल्सो बीन वेदर बॉट और सोल्ड, ठीक है जी। स्पॉट से मुराद ऑन द स्पॉट, यानी आपने जब ट्रांजैक्शन की तो करंट प्राइस के ऊपर उसे सेल किया या परचेज़ किया। फिर है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड से मुराद आप फ्यूचर में किसी डेट को स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस डेट को ट्रांजैक्शन करेंगे। बाज़ औक़ात प्राइसेस को भी स्पेसिफाई किया जाता है। प्राइस वो वाली जिस पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की गई है। फिर उसके बाद जो ब्रोकर ने आपको कमीशन चार्ज किया है वो भी आप लाजमी नोट कर लें। अब है जी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्डर टोटल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस पे जो ट्रांजैक्शन की जाती है उसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद आप या बाय करेंगे या सेल करेंगे। देखें इसमें और दूसरे ऑर्डर्स में ये डिफरेंस है कि देखिए अभी मैं देखता हूँ कि एक प्राइस है शेयर की 100, लेकिन जब तक मैं ऑर्डर करता हूँ उस शेयर की प्राइस जो होती है वो 120 हो जाती है। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, प्राइस स्पेसिफाई नहीं होती। जो भी करंट प्राइसेस प्रवेल कर रही होंगी उसी प्राइस पर या तो सेल हो जाएगा या फिर उस पर बाय किया जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस ज़रूरी नहीं है कि वही पर हो जब ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाए।
सेकंड ऑर्डर है जी लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप बाय और सेल के लिए स्पेसिफिक प्राइस को सेट कर देते हैं, स्पेसिफिक प्राइस और बेटर प्राइस। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखें, अब बाय लिमिट ऑर्डर क्या होगा कि आप एक प्राइस बाय अपने सेलेक्ट की, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी है कि एक इन्वेस्टर चाहता है कि वो ABC स्टॉक ख़रीदे, ABC स्टॉक के शेयर्स ख़रीदे, तो उसने कहा कि 100 रुपीज़ हो अगर प्राइस तो आप बाय कर लीजिएगा। अब देखें, या तो आपके लिए 100 रुपीज़ बेटर है या 100 से डाउनवर्ड बेटर है, ठीक है। 100 से कम होगा तभी आप उसे बाय कर लेंगे। लेकिन सेल में जब आप सेल प्राइस लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जैसे ही शेयर की प्राइस 100 जाए तो उसे सेल कर दो, या फिर 100 से ज़्यादा जाए तब उसे सेल करो। यानी इसमें भी लिमिट ऑर्डर आपने प्राइस की स्पेसिफाई भी किया और फिर आपने कहा कि इसमें बेटर प्राइस जो भी मिले उसे गेन कर लिया जाए। फिर है जी स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर से मुराद ये है, ये बेसिकली इसका दूसरा नाम स्टॉप लॉस ऑर्डर भी है, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आप बाय या सेल स्टॉक को करते हैं वंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक रीचेज अ स्पेसिफाइड प्राइस। देखें, आपने एक शेयर ख़रीद रखा है 100 रुपीज़ का। अब आप अपना एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, और आप अपना रिस्क लेवल देखते हैं कि आप किसकी प्राइस कितनी डाउन जा सकती है या कितनी अप जाए तो आप इसे कैश करना चाहेंगे। देखें, 100 है तो आप देख रहे हैं कि उसकी प्राइस डाउन जाने लगी है और आपने उसकी प्राइस 70 सेलेक्ट कर रखी है, पहले से स्पेसिफाई है। जैसे ही वो स्टॉक 70 पे पहुंचेगा वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसकी अपर लिमिट भी तय करते हैं, अपर लिमिट में आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जब ये स्टॉक 150 पे जाएगा तब इसे सेल आउट करना है, तो उस स्टॉक की प्राइसेस बढ़ना शुरू होती है। 120 पे जाए, 130 पे जाए, 140 पे जाए, आप उसे सेल नहीं करेंगे। लेकिन जो प्राइस आपने स्पेसिफाई कर रखी है उस प्राइस पे वो ऑर्डर सेल हो जाएगा। फिर है बाय स्टॉप ऑर्डर। सेम कंडीशंस हैं, बस उसका नेम उन्होंने चेंज कर दिया। सिचुएशन वहाँ सेल की थी, यहाँ पर बाय की है। बाय करते हुए भी आप क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को सेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब वेरियस वेज ऑफ बिकमिंग शेयर होल्डर, यानी बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसमें आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। सबसे पहला तरीका है IPO, दूसरा है राइट इशू, तीसरा है ट्रेडिंग मार्केट। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के, जब कंपनी ये डिसाइड करे कि उसने जो फ़ंड कलेक्ट करना है वो जनरल पब्लिक से करना है, तो वो क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। और शेयर्स को इशू करते वक्त या तो बैंक के थ्रू वो शेयर्स को इशू कर सकती है या फिर कंपनी डायरेक्टली सेल कर सकती है। वो क्या करेगी कि कंपनी अखबार में एक ऐड दिलाएगी जिसमें कंपनी की बारे में इंफॉर्मेशन होगी और फिर ऑफ़र होगी, ठीक है, शेयर्स के बारे में। आप इसको बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसे हम प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं। प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स इशू किए जाते हैं। जब शेयर्स सबसे फर्स्ट टाइम इशू किए जाएँ तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर फ्लोटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी राइट इशू। राइट इशू का मुराद क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, नॉट फर्स्ट टाइम, ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कंपनी ये फील करे कि उसे नीड महसूस हो रही है फंड्स को इंक्रीज़ करने की और उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो कैसे उसे इंक्रीज़ करेगी, तो वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देती है कि वो शेयर्स मज़ीद इशू करने लगी है। अगर वो परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, वरना उसे वो जनरल पब्लिक को सेल कर देगी। जब ये दोनों ऑप्शन मौजूद ना हो तो थर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट तो ऑलवेज स्टैंड्स। क्या है कि जब भी आप स्टॉक को बाय या सेल करना चाहें तो आप सेकेंडरी मार्केट में, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, अपने स्टॉक ब्रोकर से कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद अपने विश के मुताबिक उसे या तो सेल कर दें स्टॉक को या उसे परचेज़ कर लें। जैसे आप कहेंगे वो आपकी कमांड के ऊपर अमल करेगा। बिफोर यू इन्वेस्ट यू मस्ट कंसिडर अ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। आपको बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो आपको देखने पड़ते हैं इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें। हाउ मच मनी कैन यू अफोर्ड टू इन्वेस्ट। इससे मुराद ये है कि बाज़ औक़ात लोग ऐसा करते हैं कि जितनी भी सेविंग्स हों टोटल की टोटल सेविंग्स शेयर्स में लगा देते हैं। हाँ, शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन वो रकम जितने उसके रिटर्न के चांसेस होते हैं उतने ही उसके रिटर्न नेगेटिव जाने के भी चांसेस होते हैं। यानी कि आप जितना प्रॉफिट के चांसेस होते हैं उतने ही लॉस के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके पास सेविंग्स मौजूद नहीं होगी तो आपका वे ऑफ लिविंग या फिर आपका कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको इससे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके लिए सजेशन यह है कि आप कुछ पोर्शन उसका जो है आप उसे सेविंग्स में रख लें। अब आप किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली शेयर्स को परचेज़ कर लें ब्रोकर के साथ, या फिर आप किसी कंपनी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो कहते हैं कलेक्शन ऑफ शेयर्स को, यानी डिफरेंट कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले शेयर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कॉन्टैक्ट रखने वाला शेयर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप रिस्क को कम से कम कर सकें। ठीक है जी। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कीम से मुराद वही ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स एंड क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स, ताकि आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकें। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहले हम थर्ड एडवाइस को देख लेते हैं। चलें इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। थर्ड एडवाइस ये कहती है कि आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है। यहीं पर मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं कि या तो आप किसी प्रोफेशनल से जो है वो ले सकते हैं कि प्रोफेशनल आपको जो है एडवाइस दे दे आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, या फिर आपको खुद उसके ऊपर जो है डिसीजन लेना पड़ता है। मैं आपको इससे पहले आपको ब्रोकर्स के कुछ टाइप्स बता देता हूँ। ब्रोकर्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला ब्रोकर होता है स्टॉक ब्रोकर, जो शेयर्स के सेल एंड परचेज में काम करता है। और दूसरी टाइप है इसकी फॉरेक्स ब्रोकर। फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो डील ट्रांजैक्शन करवाता है, बाय एंड सेल इंटरनेशनल करेंसी की, चाहे वो डॉलर हो, चाहे येन हो, चाहे पाउंड्स हो, तो वो आपकी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर डीलिंग्स करवाता है, ट्रांजैक्शन करके देता है, उसकी सर्विसेज देता है। थर्ड जो है टाइप वो है फुल सर्विस ब्रोकर, और फोर्थ जो है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर को समझने के लिए आपको उनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। फुल सर्विस ब्रोकर क्या करते हैं, वो आपको सर्विस ट्रांजैक्शन के सर्विसेज तो देते ही हैं कि आप उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर लें। उन ट्रांजैक्शन के सर्विसेज के साथ साथ वो आपको एडवाइस की भी सर्विसेज देते हैं। ऑब्वियसली वो उसका कमीशन ज़्यादा चार्ज करते हैं रिगार्डिंग द डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, वो आपको किसी भी किस्म की एडवाइस नहीं देते, बल्कि बस आपकी कमांड के ऊपर जो भी आप ट्रांजैक्शन करवाना चाहें वो आपकी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। क्लियर है जी सबको। अब आ जाते हैं CDS पे। CDS बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम है। इससे पहले आपको क्या होता था कि फ़िज़िकली मार्केट जाना पड़ता था, मार्केट जाकर आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ती थी, उसके लिए रजिस्टर्ड बुक्स यूज़ होती थी नोट करने के लिए, अकाउंट्स के लिए। अब आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री ट्रांसफ़र है सिक्योरिटीज़ की। ठीक है। इससे क्या हुआ कि फ़िज़िकल ट्रांसफ़र और सिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गया। न्यू बुक से हम इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ भी अटैच हो जाते हैं, या फिर हम अपना सिस्टम को भी एडवांस कर रहे हैं। ठीक है। इसने मैनुअल सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया है, और सेटलमेंट ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स क्या होता है, ऑनलाइन हो जाती हैं, और ऑनलाइन ही हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है जी। जी, ये जो स्लाइड है वो कहता है जो CDS हमने CDC सिस्टम पढ़ा, जो कि एक ऑनलाइन सिस्टम है। ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है पाकिस्तान में। वो काम सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है पाकिस्तान लिमिटेड, वो ये सर्विसेज अंजाम देती है। वो क्या करती है कि स्टॉक एक्सचेंज से, लोकल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑर्डर्स लेकर उनके ऑर्डर के मुताबिक वो आपकी ट्रांजैक्शंस कर देती है। अप्रॉक्सीमेट 97% ऑफ द सेटलमेंट जो हैं वो CDS के थ्रू होती हैं। इसमें इन्वेस्टर को अकाउंट के सर्विसेज भी मौजूद हैं कि इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट भी किया जाता है, उन्हें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एनालिसिस फ्राहम किए जाते हैं। ठीक है। इस सिस्टम के साथ ट्रेडिंग, सेटलमेंट, सिक्योरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट हो गया है। ओबियसली ये सारी कोशिश की जाती थी मार्केट को एफिशिएंट करने के लिए। आजकल जो है नस्दक जो है वो परफेक्ट के करीब करीब है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट के कुछ हाइपोथेसिस होते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। एफिशिएंट हाइपोथेसिस में एक हाइपोथेसिस जो बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होनी चाहिए कि दोनों के पास, सेलर और बायर के पास, सेम कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होना चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन जो है वो एफिशिएंट कहलाएगी। CDS के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। ये बेनिफिट्स हैं जी इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट के थ्रू। CDS के थ्रू जो हम इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स करते हैं उनके थ्रू वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम हो गया, मैन पावर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कम होगी, पेपरलेस सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, जिससे आपकी ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है इंस्टेंटेनियस। पहले क्या होता था कि ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के बहुत ज़्यादा तरीके, मेथड्स होते थे, वेज होते थे, प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता था, लॉन्ग टाइम होता था। आजकल ऑनलाइन फ़ौरन ही ट्रांसफ़र आपके नाम सर्टिफिकेट कर दिया जाता है। किसी किस्म की स्टैम्प ड्यूटी, कोई चार्जेस नहीं है ट्रांसफ़र करने के ऊपर। नो रिस्क ऑफ डैमेज, लॉस्ट, फोर्ज्ड, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। अक्सर लोगों के पास सर्टिफिकेट डैमेज हो जाते थे, या फिर गुम हो जाते थे, या फिर उन्हें कॉपी कर लिया जाता था, या फिर बिल्कुल ही डुप्लीकेट बनाया जाता था। फोर्ज करने से मुराद होता है इलीगल सर्टिफिकेट्स बनाना। डुप्लीकेट से मुराद तो ये है ना कि आपके पास ओरिजिनल था, फिर आपने उसका डुप्लीकेट बनाया। नहीं, फोर्ज से मुराद आपने बिल्कुल न्यू कॉपी बनाई, ओरिजिनल के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। नो इम्पैक्ट इन केस ऑफ सडन इंक्रीज ऑफ सेटलमेंट वॉल्यूम्स के। अभी मैंने आपको मार्केट ऑर्डर के बारे में बताया। मार्केट ऑर्डर क्या क्लेम करता था कि आपकी
जो प्राइस है वो प्री स्पेसिफाइड नहीं होती, जो मार्केट में करंट प्राइस प्रिवेल कर रही होगी उसी प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। विद इन सेकेंड्स जो है वो सेटलमेंट प्राइस बढ़ती और कम होती रहती है, तो आपके लिए रिस्क लेना पड़ता है। इंस्टेंट क्रेडिट ऑफ कॉर्पोरेट इंटाइटलमेंट्स, बोनस, राइट्स, न्यू इश्यूज़ जो भी होता है उसकी सेट जो इंटाइटलमेंट है वो फ़ौरन हो जाती है। और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जी? सिक्योर कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़, आपको सिक्योरली ट्रांसफ़र की जाती है। सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क ड्यूरिंग बुक क्लोजर, के पेपर वर्क बहुत कम है, हर काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। फिर है कन्वीनियंट प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। प्लेजिंग क्या होती है? प्लेज किसे कहते हैं? प्लेज जो है ये नॉर्मली वर्ड यूज़ किया जाता है प्रॉमिस के लिए, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है एग्रीमेंट के लिए। प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारी इसी के अंडर आती हैं। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन टाइम, टाइम बहुत कम हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पेपरलेस इन्वायरमेंट, टोटल पेपरलेस, आपका नो ट्रेडिशनल वोट्स। पहले आपका रिकॉर्ड रखा जाता था रजिस्टर में, जिसके गुम होने का ख़तरा है, जिसके फौज होने का ख़तरा, ठीक है, सिक्योरिटीज़ के गुम होने का खर्चा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है जी। CDS एलिमेंट, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम या सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट और अकाउंट होल्डर हैं, इन दोनों को, फिर इश्यूअर्स, फिर एलिजिबल प्लेजेस। इसमें हम सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपेंट अकाउंट होल्डर को। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम के इन एलिमेंट्स के रोल को डिफ़ाइन किया जाता है ताकि डे टू डे बेसिस पर किसी किस्म की वो क्या कहते हैं कि हर्डल्स ना आएँ और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो CDC की। तो CDC क्या करता है? सर्वेलेंस रखता है अपनी फंक्शनिंग के ऊपर, ताकि फंक्शनिंग को स्मूथ किया जा सके जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेंट्स और अकाउंट होल्डर किसे कहते हैं। अकाउंट होल्डर्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पार्टिसिपेंट एंड अकाउंट होल्डर। पार्टिसिपेंट जो हैं वो सिक्योरिटीज़ को रखने के तो ओन सिक्योरिटीज़ इन CDS एंड प्रोवाइड कस्टडी सर्विसेज टू देयर क्लाइंट एज वेल। यानी देखें, जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो हमारी सिक्योरिटीज़ को रखते हैं तो CDC के अंदर हैं, लेकिन उनकी जो ओनरशिप है वो क्लाइंट्स के यहाँ होती है, हमारे पास होती है। तो वो जो ब्रोकर्स होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। अकाउंट होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास ये अलाउंस होता है या जिनके पास ये हक होता है, एंटाइटलमेंट होती है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं, CDS के थ्रू से सेल एंड परचेज भी कर सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, बैंक भी दोनों तरह के, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट। आजकल तो ऐसा किया गया ना कि कमर्शियल बैंक के अंदर ही इन्वेस्टमेंट का फंक्शन रखा गया। जैसे मैज़ान बैंक है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी जारी है, HBL भी कर रहा है, MCB भी कर रहा है, अभी मेट्रो भी कर रहा है, ठीक है, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। उन सब इन इदारों को हमेशा पार्टिसिपेंट्स के तौर पर शामिल किया जाता है। जबकि जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं या क्वालिफाइड प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक अकाउंट होल्डर के नाम पर तस्वुर किया जाता है जी। CDS में जो ईश्वर था, सेकंड पॉइंट था, कंपनी और ईश्वर कैपिटल वो सिक्योरिटीज़। देखें, वो कंपनीज़ जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़, चाहे वो इक्विटी पे डिपेंड करती हों चाहे डेट पे हों, उन्होंने फिज़िकल से इलेक्ट्रॉनिक जिनको कन्वर्ट करवाया हो, उन्हें CDS बहुत ज़्यादा फेवर देता है। उनको कन्वर्ट कराने के लिए ऑब्वियसली आपके अथॉरिटीज़ के साइन चाहिए, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनकी फ़िज़िकल वाली सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है जी? जो फेक सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और इन तरह के प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये ऑनलाइन लगाने से पहले ईश्वर उसे चेक करता है। अब उनकी ट्रांजैक्शन भी ईजीली हो जाती है क्योंकि आपको ऑनलाइन बैठे बिठाए आप सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। अब इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें सिक्योरिटीज़ देते हैं कैन ज्वाइन CDC इन कैपेसिटी ऑफ एलिजिबल प्लेजेस आपको बता चुका हूँ। अभी आप अगर इंटरनेट की वेबसाइट पर देखें तो आपकी जो अल हबीब बैंक है और आपका जो CDC कंपनी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, उसके बारे में डिटेल ज़रूर पढ़िएगा। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जो हैंडल की जाती हैं CDS से, डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज़, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, प्लेज कॉल मतलब ये कि मैंने आपको बताया प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस टू कोप सम जो है एग्रीमेंट, ठीक है, उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्लेज कॉल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ है, प्लेज रिलीज़ है, विथड्रॉल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, और फिर उसके बाद पार्शियल कैंसिलेशन है। क्लियर है जी? ये सारी ट्रांजैक्शन जो CDS के थ्रू की जाती हैं। फिर है कॉस्ट में आपको एक बात सिर्फ बताना चाहूँगा कि जो ब्रोकर्स होते हैं इनका कमीशन आप सबसे पहले सर्विसेज लेने से पहले आप उनसे कमीशन पता कर लें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कमीशन आपके सर्विसेज में से काटना होता है और ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्टली भी होती हैं। इसलिए आप ब्रोकर्स की भी स्पेसिफाई करें कि आपको फुल डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए या फिर आपको
सिर्फ फुल सर्विस ब्रोकर चाहिए या फिर आपको डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए। व्हाट हैपन्स वंस यू आर शेयर होल्डर, जब आप शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है आप लॉन्ग टर्म पे हैं या शॉर्ट टर्म पे हैं। लॉन्ग टर्म पे हैं तो आपको कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, आप कंपनी की जो है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखते हैं ताकि उसके अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाया जा सके। फिर है व्हाट हैपन्स वंस यू आर शेयर होल्डर, ठीक है, आपके इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं, इकोनॉमिक्स मैगजीन है, इन्वेस्टमेंट मैगजीन्स हैं, आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ठीक है, उसके अलावा बहुत से मैगजीन है जो आपको बिजनेस रिकॉर्डर है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, ये आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू किया और फिर भी आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास फ्रॉड का केस है, तो SCCP का इदारा आपकी कंप्लेन सुनने को तैयार है। वो आपकी कंप्लेन पर फ़ौरन रिएक्शन देता है। कंप्लेन जो है आपकी रिटन की सूरत में होनी चाहिए और आप इस एड्रेस पर उसे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसकी SCCP की वेबसाइट देखें तो या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देखें तो उनका लीगल फोरम है जो इस तरह की बातों से डील करता है। आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें भी भेज सकते हैं अपनी कंप्लेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।